जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपना सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th का, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए जो थ्योरी है वह जो लोग भी नहीं पढ़े हैं वो जाकर लेक्चर 1 में आप वह वीडियो देख लें, तभी यह समझ में आएगा। क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो थ्योरी की जरूरत पड़ती है, और थ्योरी लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है, तो आप जाकर पहले पढ़ लीजिए। तो मैं एनसीईआरटी बुक से आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1 हम लोग 1 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए। 140 लिखा है, पहला सवाल दिया है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 से कटा दीजिए, तो ये 70 बार में कटेगा, फिर 2 से कटा दीजिए, 35 बार में कटेगा, फिर 5 से कटा दीजिए, 7 बार में कटेगा, फिर 7 से कटा दीजिए 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ये आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। उसी तरह से दूसरा सवाल आपसे पूछा है 156 पूछा है। तो 156 का भी आप लिख सकते हैं ऐसे, 2 से कटाइए तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटाइए 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटाइए 13 3 39, अब 13 से कटा दीजिए, तो इसका आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। तो ये आ गया। अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 3825। 3825 इसका फैक्टर करना है, तो आप इसका भी फैक्टर कर सकते हैं। 3825 इसको कटाइए तो 3 से कटेगा कि नहीं देख लेते हैं, अंकों को जोड़िए। तो 8 2 10, 5 15, 3 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाइए, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। फिर अब 4 2 6 नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 9 8 40, 5 5, फिर 5 से कटाइए तो 17 5 85, फिर 17 से कटा दीजिए एक बार में। तो इसका आ जा रहा है 3 × 3 × 5 × 5 और × 17, ठीक है। इसी तरह से आपका है 5005, आपका है 5005। तो 5005 का भी मैं आपका फैक्टर करता हूं, ये है 5005, चौथा सवाल है। तो 5005 का भी हम लोग फैक्टर करते हैं और देखते हैं कि 5005 का फैक्टर क्या आता है। 5005 का हम लोग फैक्टर करते हैं, तो देखिए ये है 5005, कैंसिल करेंगे हम लोग, पहले ये 5 से कटेगा, तो 1 0 0 1। अब देखेंगे कि यह किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यह 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। तो ये मुझे लगता है कि और मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसी से कटता है या फिर नहीं कटता है। तो इसको मिलाना पड़ेगा कि और किसी से कटेगा कि नहीं। तो 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 7 से कट रहा है कि नहीं। तो यह 7 से कट जाना चाहिए, देखते हैं फिलहाल के लिए। 7 एकम 7, 3 2 7 चौक 28, 2 7 3 21 कट जा रहा है। तो ये 7 से कट जाएगा, और 7 से 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 7 3 21, ये कट जा रहा है 7 से। अब इसके बाद हम सोचेंगे कि यह किससे कटेगा, तो यह अब देखते हैं 11 से कट जाएगा। तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, फिर 13 से कट जाएगा ये। तो इसका फैक्टर आ रहा है 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है।
इसी तरह से एक और सवाल है, और ये देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। आपका सवाल लिखा है गुणनखंड करने के लिए, और सवाल है 7429। ये है 5वां सवाल 7429। तो ये देखते हैं किससे कटता है 7429। 7 से नहीं कटेगा, 8 9 17 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो 17 से देखते हैं, तो 17 चौके 68 होता है, 68 68 और 6 17 या 51 होता है, 9 2 11 17 7 19 से होता है। तो यह 17 से कट जा रहा है। अब ये आ रहा है 437। तो देखते हैं 19 से कट जाता है या फिर नहीं। 19 19 दूना के 38, 5 19 3 57। तो ये 19 से कटेगा और फिर जाकर किससे कटेगा, 23 से कटेगा। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है क्या, हमारा अगला सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसमें 3 सवाल आपको दिए गए हैं। पहला सवाल है इसमें 26 है और 91 है। दूसरा सवाल इसमें है 510 और 92 है। फिर तीसरा सवाल इसमें दिया है 336 और 54 है। ये 3 सवाल है। चलिए तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं 26 को। 26 का गुणनखंड क्या होगा, तो 26 का होगा 13 दूना के 26 और यह 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ इसका जो कॉमन होगा वो हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, तो 2 होगा, 7 होगा और 13 होगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 3 21 को 1 7 2 9 और ये आ जाएगा 2 1 में 2 और 2 9 18 182 आ जाएगा। अब आपकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाला जाए 26 गुणे 91। तो ये 6 ये 2 9 6 का 54 को 4 5 9 दूना का 18 5 23 6 6 3 2 23,066 आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना है। एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ 13 है और ये है 182। तो ये आ जाएगा 3 दूना के 6 3 8 24 हासिल 2 3 1 में 3 2 5 1 2 और 8 और 1 6 6 8 5 13 2 23 66। तो ये साबित हुआ और हमें यही साबित करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो इसी तरह से आप चाहेंगे तो इस सवाल को भी हल कर सकते हैं और इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल लिखा क्या है, लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 सवाल है। तो पहला सवाल है 12 15 21, दूसरा सवाल है 17 23 29 और तीसरा सवाल है 8 9 25। तो इसको हम लोग हल करते हैं। 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3
15 का फैक्टर 3 इंटू 5 यानी 3 इंटू 5 और 21 का क्या होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो आपको HCF क्या दिखाई दे रहा है HCF में जो मिनिमम पावर हो वो लेते हैं 3 हो जाएगा। LCM क्या दिखाई दे रहा है 2 के पावर 2 इंटू 3 और इंटू 5 और इंटू 7। तो 2 दूना के 4 हैं 12 25 60 और इंटू 7 7 छक 42 420। अब इसी तरह से ये आप लगा सकते हैं 17 23 और 29। तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं ये चाहे ये 17 और ये 23 1 गुणे 23 और यह 1 गुणे क्या है 29 है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और इनका मौसा 1 है। ठीक है अभाज्य संख्या है इनका कॉमन इसका 2 ही फैक्टर है तो ये सहअभाज्य संख्या है और जब सहअभाज्य संख्या है तो इनका मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनका मौसा 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं 8 है 9 है 25 है। तो 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा 9 का 3 गुणे 3 25 का 5 गुणे 5। देखिए इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। यदि मिलेगा तो 1 मिलेगा। यदि इनके अलावा अभाज्य गुणनखंड न लिखा जाए 1 को लिख लिया जाए यहाँ पर 1 को लिख लिया जाए तो यहाँ पे 1 एक कॉमन फैक्टर की तरह पर मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा मौसा इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी मौसा 1 होगा। यदि एलसीएम निकालना पड़े हमें एलसीएम निकालना पड़े तो 8 गुणे 9 गुणे हमें क्या करना होगा 25 और यहाँ पर निकालना होगा एलसीएम तो 17 गुणे 23 और गुणे क्या करना होगा 29 करना होगा। सबका हमें क्या करना होगा गुणा करना होगा। तो यह 17 23 और 29 यह इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा तो मौसा 1 हो जाएगा। यहाँ भी इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा तो मौसा 1 होगा और लसन निकालना होगा तो तीनों संख्याओं को क्या करना होगा गुणा करना होगा तो लसन निकल जाएगा। अब क्या दिया है अब ये दिया है आपका चौथा सवाल दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम पूछ रहा है 306 657 का एलसीएम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे क्या होता है एलसीएम। तो पहली संख्या 306 है दूसरी संख्या 657 है HCF 9 है आपका एलसीएम निकालना है। यह 9 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा में 9 9 3 27 और बचेगा 3 तो 9 चौके 36। अब इसका गुणा करेंगे 657 में 34 का गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के घात n 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता ये हमसे पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 6 के पावर n का हम गुणनखंड करते हैं। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा 2 गुणे 3 के पावर n अर्थात 2 के पावर n और 3 के पावर n। यहां से ये देख रहे हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 के पावर n और 3 के पावर n है। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
केवल 2 और 3 है, 2 और 3 है। इसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, और कोई गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होगा, 2 और 3 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 के पावर n में और कोई गुणनखंड नहीं होगा, और कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो यह 0 पर कब समाप्त होता है, जब इसमें 5 का कोई फैक्टर आ जाए, और इसमें 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः 6 के पावर n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सवाल हम लोगों से कहा था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि यह अभाज्य संख्या है और क्यों। हम लोगों से पूछा है कि ये देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये संख्या है, और एक लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा है कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों। तो देखिए भाज्य संख्या क्यों है, यह 13 आप कॉमन करिए, तो 7 गुणे 11 प्लस 13 कॉमन है, तो 13 और ये 11 7 77 हो जाएगा, 77 और प्लस 1 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड 13 और 78 तो है ही है, इसके अलावा भी एक और आ जाएगा, एक भी गुणनखंड होगा। ठीक है, चाहे ऐसे आप समझ लीजिए, 13 है गुणे 78 का गुणनखंड 2 गुणे 39 हो जाएगा। तो इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, अतः यह भाज्य संख्या होगी। यह कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। सेम इसी तरह से इसको हम लोग देखते हैं, इसमें से आप 5 कॉमन कर लीजिए, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1 ये हम लोग देखते हैं। तो 5 7 छक 42 42 4 3 12 12 दूना के 24 प्लस 1 ये होगा 5 24 दूना के 48 को 8 हासिल 4 24 चौके 96 और 4 100 हो जाएगा प्लस 1। अब ये 5 गुणे ये 1009 हो जाएगा, 1009। तो इसके 2 गुणनखंड तो है ही है ऑलरेडी, और इसका गुणनखंड 1 भी होगा, और खुद यह संख्या भी गुणनखंड हो सकती है, तो इसके भी गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है,
गुणनखंड हैं, अतः यह क्या होगी, अतः यह भाज्य संख्या होगी। यह कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यह आपका कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और इसका व्याख्या करने के लिए कह रहा था। अंतिम और लास्ट सवाल क्या पूछा है, अंतिम सवाल पूछा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह देखिए, यह वृत्ताकार मैदान है और इसी के चारों तरफ सोनिया दौड़ लगा रही है। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लग रहे हैं, 18 मिनट। और एक और है रवि, रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है कि ये कई स्थान से जब ये दोनों शुरू करेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का लसन निकालना होगा। तो 18 हो गया, 12 हो गया। तो 18 का लसन 2 × 3 × 3 और 12 हो जाएगा 2 × 2 × 3। एलसीएम निकालते हैं तो इसको 2 × 3 के पावर 2 और ये 2 के पावर 2 × 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर क्या हो जाएगा 2। ये 4 × 9, 9 चौके 36, अर्थात 36 मिनट के बाद वे दोनों सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से खत्म कर डालेंगे। तो आप इन सभी सवालों को एकदम आप अभ्यास कर लीजिएगा और जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ाया गया है उसको आप दोहरा लीजिएगा। तो मुझे विश्वास होगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।